हेलो। कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जिसे आप हिंदी में राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो है सीरीज हम लोग करवा रहे हैं। और आज की यह जो है पॉलिटिकल साइंस की 8वीं क्लास है, जिस क्लास में जो है आप 71 से लेके 80 यानी 71 से लेके 80 तक के प्रश्नों को बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए याद कर लेंगे। अगर आप इससे पहले का जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। आइए आज की इस सभा को हम लोग जो है शुरू करते हैं मां सरस्वती के नाम लेकर। तो आज की जो है पहली क्वेश्चन है उका है, देखिए क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ होता है। एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ होता है कि कोई राज्य या कोई देश पर सिर्फ एक ही पार्टी या एक ही पार्टी के लोगों का राज चलता है, उसी को एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिहार में हैं, बिहार में सिर्फ कोई एक के पार्टी जीत रहा है, 20 साल से, 50 साल से, 100 साल से कोई एक ही पार्टी जीत रहा है, तो उसे कहेंगे एक दलीय प्रभुत्व। लेकिन जब 5 साल पे बदलते जा रहा है तो उसे आप एक दलीय प्रभुत्व नहीं कहेंगे। जब किसी राज्य को जो है एक से ज्यादा पार्टियां जो है मिलकर चला रही है, किसी देश को एक से ज्यादा जो है ज्यादा पार्टियां मिलकर चला रही है, तो उसे बहुदलीय प्रभुत्व कहा जाता है। एक दलीय प्रभुत्व कहने का मतलब कि क्या होता है, तो किसी राज्य या किसी देश को जब एक पार्टी के सदस्यों द्वारा कई सालों से चलाया जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व। बात समझ गए। जैसे आपके घर में जो है आपकी मम्मी जो है मालकिन है, या जो है आपके पापा मालिक होंगे, तो अगर आपके बचपन से लेके अभी तक जो है कोई एगो ही मालिक होगा तो समझिएगा कि एक दलीय प्रभुत्व है। साले साले कभी मम्मी मालिक, कभी पापा मालिक, तो कभी बड़े भाई मालिक, तो कभी जो है बड़ी बहन मालिक, तो वो जो है एक दलीय प्रभुत्व नहीं है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व जो है किस पर है। निर्वाचन मीन्स होता है चुनाव, ठीक है। तो आपसे जो है क्वेश्चन पूछा है कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व जो है किस पर है। तो आपको बताना है कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व जो है किस पर जो है, तो चुनाव आयोग पर है। याद रहेगा आपको, भारत में निर्वाचन का जो है उत्तरदायित्व यानी कि चुनाव का जो है कार्यभार कौन संभालता है, देखरेख कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अन्ना आंदोलन जो है क्या है, आप बताइए। देखिए अन्ना आंदोलन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि अन्ना हजारे नाम के जो है एक व्यक्ति थे। अन्ना हजारे नाम के एक व्यक्ति ने जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी, इसीलिए यह आंदोलन जो है अन्ना आंदोलन के नाम से प्रचलित हो गया। तो अन्ना आंदोलन की जो है शुरुआत जो है कौन किया था, तो आपसे अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि अन्ना आंदोलन की शुरुआत जो है अन्ना हजारे ने किया था। लेकिन ये आंदोलन है क्या अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो जनता की आवाजों को बुलंद करने के लिए, राजशाही को समाप्त करने के लिए, और उसके बाद जो है अफसरशाही को समाप्त करने के लिए, और जन लोकपाल जो है उस बिल को पास करवाने के लिए। कौन, तो अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर स्थान पर एक आंदोलन किया था, जिस आंदोलन का नाम पड़ा अन्ना हजारे आंदोलन। फिर से समझिएगा, आपको याद नहीं हुआ था। देखिए अन्ना हजारे नाम के एक व्यक्ति ने राजशाही को समाप्त करने के लिए, जनता की आवाजों को उठाने के लिए, लोकपाल बिल पास करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर स्थान पर एक आंदोलन किया था, जिस आंदोलन का नाम पड़ा अन्ना आंदोलन। बात समझ गए, याद हो गया, अरे बउआ के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वैश्विक तापमान क्या है, आप बताइए।
तब वैश्विक तापमान होता है कि पृथ्वी पर प्रदूषण ज्यादा हो गया है। अब प्रदूषण ज्यादा होने के कारण जो है पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाना ही क्या कहलाता है, वैश्विक तापमान कहलाता है। इस बार की गर्मी में आप देखे होंगे कि दिल्ली का तापमान जो है कितना 52 डिग्री सेल्सियस पे था, 50 प्लस से था। तो उसके पीछे रीजन क्या रहा, पॉल्यूशन वहां पे ज्यादा है। पॉल्यूशन कहने का मतलब प्रदूषण ज्यादा है। तब प्रदूषण जब ज्यादा होता है तब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब पृथ्वी के तापमान जब अधिक हो जाता है तो उसी तापमान को हम लोग कहते हैं वैश्विक तापमान। ठीक है, प्रदूषण बढ़ने के कारण पृथ्वी के तापमान बढ़ता है, जिसको वैश्विक तापमान आप कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत, हम लोग गांव में रहते हैं, तो ग्राम पंचायत के आखिरकार कौन कौन से कार्य हैं आप बताइए। तो आप तो गांव में रहते हैं तो बउआ की तरह जानते हैं ग्राम पंचायत के जो है क्या कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत के पहला कार्य कि गांवों में जो है शांति व्यवस्था बना के रखना। दूसरा कार्य कि गांव में जो गरीब लोग हैं उनको जो है जो भी सरकार के तरफ से सुविधाएं आ रही हैं वो उन तक पहुंचाना। तीसरा काम होता है गांवों की साफ सफाई बनाकर रखना। चौथा काम होता है गांवों में जो भी जो है नई नई चीजें आ रही हैं, चाहे कृषि से रिलेटेड हो चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, वो सभी को जो है सुविधाएं प्रदान करना। तो ये सभी तो काम होते हैं ना ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत में ही आते हैं ना मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, सब लोग जो हैं घूस खाते हैं, आपको तो मालूम ही होगा। चलिए, अच्छा आप लोग 5 क्वेश्चन याद कर लिए। आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है कि सर इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा, और नोट्स ही मिलेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा। सर टेस्ट सीरीज भी हमको देना है, कहाँ से मिलेगा। एग्जाम के समय क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी हमको चाहिए, मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए, और आपका स्पेशल गाइडेंस भी चाहिए। हमको ये सभी चाहिए, कहाँ से मिलेगा सर। आपको कुछ नहीं करना है सर, प्ले स्टोर से आप SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए। SGS क्लासेस डाउनलोड करने के बाद जो है आर्ट्स का एगो कोर्स खरीद लीजिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबका जो है PDF नोट्स, 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव होगा, वीडियो रिकॉर्डेड जो है लेक्चर होगा उसमें, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज होगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, एकदम गर्दा गर्दा इतना कुछ इसमें होगा। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता का क्या कार्य है। देखिए, लोकसभा में 2 नेता जो है मेन होता है। पहले जो है एगो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो मेन हेड होते हैं। उसके बाद जो है एगो लोकसभा के पक्ष के नेता होता है, एगो विपक्ष के नेता होता है। पक्ष के नेता जानते हैं किसको कहता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। अब विपक्ष के नेता कौन होते हैं, तो हारी हुई पार्टियों में से सबसे बड़ी पार्टी जो है विपक्ष का नेता होते हैं। तब पक्ष के नेता जो है कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विपक्ष के नेता फिलहाल में कौन है, राहुल गांधी जी हैं। आपसे पूछा है प्रश्न कि लोकसभा के विपक्ष के नेता का कार्य क्या है, काम क्या है, बताइए। तो आपको बताना है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता का काम होता है कि पक्ष के नेता जो भी काम कर रहे हैं उस काम में कितना पैसा लगाए हैं, कितना जो है काम किए हैं और कहां कहां काम किए हैं, इन सभी पे जो है उनसे प्रश्न करना और उनका जवाब मांगना। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि विपक्ष का नेता का काम होता है कि पक्ष के नेता के ऊपर सवाल खड़ा करना, उनकी आलोचना करना। ठीक है, समझ गए। जैसे मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जो है पक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, तो राहुल गांधी को हमेशा आप लोकसभा में देखिएगा तो नरेंद्र मोदी पे सवाल करते कि आप जो है ये काम काहे नहीं किए, ये आप गलत किए हैं, तो ये जो है विपक्ष के नेता का काम भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का जो है वर्णन करना है। आपसे प्रश्न पूछा है कि जो हमनी के देश के जो हैं
प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, उनका आपातकाल में क्या क्या उनको जो है शक्तियां प्रदान की गई है उनको बताइए। राष्ट्रपति को जो है आपातकाल में पहली जो है शक्ति प्रदान की गई है कि अगर आपके देश में युद्ध हो जाए या आपके देश के ऊपर कोई आक्रमण कर देवे तो आप जो है इस स्थिति में क्या करेंगे, तो आप जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा का तात्पर्य होता है कि देश में आवागमन बंद हो जाएगा, ना ही कोई बाहर से आ सकता है ना ही जा सकता है, यानी पूरा गाड़ी एक तरह से बंद हो जाएगा। राशन खाना पीना आदमी के घर में है तो वह घर वाला खाना है, ना ही आप बाहर जा सकते हैं ना ही आ सकते हैं। आपातकाल उस स्थिति को कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का पहला जो है क्या है, पहला कार्य क्या है, तो अगर कोई जो है देश में युद्ध हो जाता है, आक्रमण होता है या कोई सशस्त्र सेना पे आक्रमण कोई आके कर देता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है देश में आपातकाल लगा सकता है। दूसरा जो है, अगर देश में आर्थिक संकट आ जाए, आर्थिक संकट कहने का तात्पर्य है देश में पैसा कम होके, खर्चा ज्यादा होके, तो उस स्थिति में भी जो है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा जो है काम है दूसरा कि अगर जो है किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई, यानी कोई राज्य में जो है संविधान के अंतर्गत वो राज्य जो है का चलन नहीं हो रहा है, यानी राज्य जो है अपने नियम से चला रहा है। अपन नियम से कहने का मतलब वहां का जो मुख्यमंत्री है अपने नियम से चला रहा है, संविधान के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में भी जो है राष्ट्रपति जो है वहां पे आपातकाल लगा सकती है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्वलोकन से आप क्या समझते हैं? पूर्वलोकन मतलब होता है दोबारा जांच करना। अगर आपके ऊपर कोई केस कर दिया, आपको जो है फंसा दिया और आपको जो है कोर्ट में ले जाकर पेश कर दिया गया, तो आपको कोर्ट जो है एगो मौका देगी काहे के लिए, तो इसका दोबारा छानबीन करने के लिए कि क्या जो व्यक्ति को पकड़ के लाए हैं वो रियल में जो है सजा के लायक है कि उसको बिना मतलब के ही जो है पकड़ के जो है यहाँ पे पेश कर दिया गया है। तो उसी को कहते हैं न्यायिक पूर्वालोकन। यानी कि किसी व्यक्ति को जब न्यायालय में लाया जाता है तो न्यायालय जो है उनको एक हक देते हैं कि आप जो है अपनी जो है सजा जो है कैसे माफ करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए दोबारा आप जांच भी करवा सकते हैं, उसी को बोला जाता है न्यायिक पूर्वालोकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है तनी समझिए। भारत में जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो देखिएगा कोई पार्टी से जो है कोई विधायक खड़ा होता है या कोई सांसद खड़ा होता है। बिना दल वाला को हमनी के निर्दलीय कैंडिडेट कहते हैं। लेकिन भारत में दलीय व्यवस्था की आखिर शुरुआत कब हुई? भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत जो है 1950 से हुआ, जब भारत में संविधान पूर्ण तरह से लागू हो गया तब भारत में जो है कोई भी लोग अपने पार्टी का गठन कर सकते हैं और अपने पार्टी को जो है चुनाव में उतार सकते हैं। इसी समय जो है 3-4 पार्टियों का जो है गठन हुआ। कांग्रेस का तो 1885 में ही हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है दोबारा से जो है कांग्रेस जब 1950 से जब संविधान लागू हो गया तो इस पर जो अंग्रेजों का वर्चस्व था वो समाप्त हो गया और कांग्रेस जो है पूर्ण तरह से जो है चुनाव में उतरने लगा। और इसी समय 2-3 और पार्टियों का जो है गठन हुआ, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ, स्वराज पार्टी का हुआ और कांग्रेस समाजवादी दल का पार्टी का गठन ही जो है 1950 के बाद हुआ। आपसे प्रश्न ये पूछा है कि भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो आपको लिखना है कि भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत जो है जब भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तो 1950 के बाद ही शुरू हुई, जिसमें जो है
कोई भी लोग जो है अपने पार्टी का गठन कर सकते थे और अपने पार्टियों को जो है चुनाव लड़वा सकते थे। और इसी सिलसिले में 4 पार्टियों का जो है गठन भी हुआ नया नया, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी और कांग्रेस जो है समाजवादी दल का जो है गठन हुआ। और ये सभी पार्टियां अपने अपने जो है सदस्यों को चुनाव लड़वाई और उसके बाद जो है दलीय जो है व्यवस्था, यानी कि एक दल यानी एक पार्टी के अंतर्गत चुनाव लड़ने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। ठीक है, चलिए, तो यही टिप्पणी लिखना था ना, संक्षिप्त मतलब छोटा में टिप्पणी लिखना था। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। आखिर मौलिक अधिकार होता क्या है? तब भारत के संविधान जब आप पढ़िएगा तब भारत के संविधान में जो है एक व्यक्ति को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है वो व्यक्ति जो है अपने देश में रह सकता है और सभी सुविधाओं का जो है क्या कर सकता है, तब फायदा उठा सकता है। आप पूछेंगे कि कौन कौन से वो 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार हैं, तब पहला अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार कहने का मतलब समाज में आपको जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, समाज में आप स्वतंत्र हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए और कोई भी जो है काम करने के लिए। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म के हो आप भारत में रह सकते हैं, ये जो है आपका मौलिक अधिकार है। पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आप कोई भी संस्कृति जो है भारत में रह के सीख सकते हैं और कहीं पर भी जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संविधान के सभी नियमों को जो है आप मानेंगे और संविधान के अंतर्गत आपको जो है चलना होगा। ठीक है, तो ये सभी जो है मौलिक अधिकार थे और हमें उम्मीद है कि आज की ये पॉलिटिकल साइंस की जो 8वीं हम लोगों का क्लास रहा, ये 8वीं क्लास जो है आपको जो है आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में 5 नंबर तक बढ़ा ही देगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आते रहते हैं, जिसे बिना रटे हुए बिना आंसर देखे हुए आप अपने दिमाग में फिट करें। अगर किसी कारणवश कोई क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं रहा तो आप दोबारा से इस क्लास को देखिए, एकदम जो है दिमाग में आपका फिट हो जाएगा। उसके बाद आप एसजीएस क्लासेस से जाकर नोट्स ले लीजिए और उसको एक बार देखिए, कॉपी में लिखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आप बेस्ट बन जाएंगे। आपके जो सपने हैं 450 प्लस का वो जो है साकार होने लगेगा। तो मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।